लॉ पढ़ना शुरू किया था हमने। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अगर हम कारोबार करना चाहें तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तीन तरीके थे हमारे पास कारोबार करने के लिए, एज ए सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप या कंपनी। हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा, एक बंदा कारोबार कर रहा हो तो उस कारोबार को, और वो अकेला मालिक हो और वो कंपनी ना हो, इसको सोल ट्रेडर कहते हैं। इस बंदे की और इस कारोबार की कोई अलग-अलग इंसानों वाली हैसियत नहीं होगी, यानी कि बंदे की तो है लेकिन कारोबार की इस इंसान से अलग इंसानों वाली हैसियत नहीं होगी। तो इस कारोबार को कानून इंसान नहीं मानता, इसलिए इस कारोबार की जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी उसके लिए इसका मालिक ही जिम्मेदार होगा। और हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मालिक की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि ज्यूम कर लो कि एक कारोबार जिसमें मालिकों की तादाद एक से बढ़ जाए और वो कंपनी ना हो, तो वहां पे भी सेम यही होता है कि इस तरह के कारोबार की कोई इंसानों वाली हैसियत नहीं होती और कानून इसको, कारोबार को इंसान नहीं मानता। कारोबार की जितनी लाइबिलिटीज होंगी उसके लिए ये लोग खुद ही जिम्मेदार होंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि एक कारोबार करने का और भी कमाल तरीका है कि उस कारोबार को अगर आप कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, तो वो कारोबार रजिस्टर्ड होते ही खुद एक इंसान बन जाता है और हर इंसान अपने मामलों के लिए क्योंकि खुद जिम्मेदार होता है। इसलिए इस तरह ये जो कंपनी बन जाती है, ये कंपनी अपने मालिकों से लहरा इंसान है। यहाँ पे मालिकों की लायबिलिटी क्या हो जाती है, वो लिमिटेड हो जाती है और हर मामले के लिए कारोबार लायबल हो। तो ये मेरे हमने डिस्कस किया था कि कंपनी जिस दिन रजिस्टर्ड होती है, कंपनी अपने मालिकों से लहरा इंसान बन जाती है और और वो उस इंसान के अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जैसे आम इंसानों के होते हैं। तो इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, इसको क्या बोलते थे, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी डिस्कस करनी शुरू की थी मेरे बच्चे। ये सारा, ये तो मेरा ख्याल है कि आप इसको दोबारा बार बार वो नहीं करनी, कंपनी आम इंसानों की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, उसके वो उधार ले भी सकती है, उधार पे पैसे भी ले सकती है और सामान भी ले सकती है, वो खुद वापस करेंगे, उसके मालिक वापस नहीं करेंगे। और कंपनी अपने एसेट्स की खुद मालिक होती है, शेयर होल्डर मालिक नहीं होते, शेयर होल्डर शेयर्स के मालिक होते हैं। एसेट्स की मालिक लीगली कंपनी खुद होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कंपनी अगर किसी को उधार पे सामान देते हैं तो कंपनी खुद पैसे वसूल करेगी, उसके मालिक वसूल नहीं कर सकते। हाँ, वो मैनेजमेंट के तौर पे वसूल कर सकते हैं लेकिन एज ए मालिक को खुद अपने घर ले जाए उस मकसद के लिए इस्तेमाल वो वहां से वसूल नहीं कर सकते। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कंपनी जब बना देता है तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो अपने मालिकों से लेता है। इस आर्टिफिशियल पर्सन को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए हमें नेचुरल पर्सन की जरूरत होती है और उन नेचुरल पर्सन को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। और फिर ये भी पढ़ा था ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमेशा कहाँ से अपॉइंट होते हैं, ये हमेशा मेंबर्स में से अपॉइंट होंगे स्वाय चार एक्सेप्शन के। चार एक्सेप्शन हैं वो देखेंगे हम। तो कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, डायरेक्टर मेंबर से। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि बात का कोई छोटी कंपनी होती है उसमें सारे के सारे शेयर होल्डर डायरेक्टर बन जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि मालिक ऐसे मालिक अलहदा है और वो मालिक ऐसे डायरेक्टर अलहदा है। यानी कि वही मालिक अगर डायरेक्टर बन के बैठे होंगे तो डायरेक्टर वाला रोल उनका अलहदा है और मालिकों वाला रोल अलहदा है। एज ए मालिक जब वो अपना रोल अदा करेंगे तो जनरल मीटिंग में बैठ के किया करेंगे। एज ए डायरेक्टर कंपनी को चलाने के लिए जब वो अपना रोल अदा करेंगे तो बोर्ड मीटिंग में बैठ के मेरे बच्चों अपना रोल अदा करेंगे। तो ये एक हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों मामला फिर अलग अलग हों। उसके बाद मेरे से कंपनी पर्सन है तो अपना टैक्स खुद पे करेगी और अगर कोई कंपनी गैर कानूनी काम करती है तो कंपनी खुद जिम्मेदार होगी, अनलेस के कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर जहां पे लोगों ने कंपनी बनाई ही कोई दो नंबर काम करने के लिए तो फिर हम लोगों को भी पकड़ लेंगे। फिर हमने चीज डिस्कस की थी कि मेरे से कंसिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, कि सर हमने कंपनी बनाकर कंपनी को मालिकों से अलहदा क्यों किया है। इसके तीन वजूहात सिर्फ अलहदा करने के, देखो बाकी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे यहाँ पे कंपनी बनाने का क्या मकसद है, हम ये नहीं पढ़ रहे। हम ये कर रहे हैं कि हमने कंपनी को बनाकर अपने मालिकों से अलहदा पर्सन क्यों तस्वर किया। इसके पीछे तीन वजूहात थी मेरे बच्चों। एक तो हम चाहते थे कि इन ये जो मालिक हैं इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाए और ये तभी पॉसिबल थी अगर कोई और इंसान इनकी जिम्मेदारी उठा ले, फिर ये इनकी लाइबिलिटी महदूद होगी, वो उस इंसान की लामहदूद होगी। तो ये एक तो हम चाहते थे कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाए जो कि पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में नहीं होती थी। दूसरा हम चाहते थे कि परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर जैसे ही मालिक बदलें या मरे या कुछ भी, वो कारोबार खत्म हो जाते हैं, उनकी उनकी जो भी उसकी हैसियत है वो खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं तो चलती रहे। तो ये नहीं होंगे, कोई और होगा। कंपनी अलहदा इंसान है, अलहदा इंसान किसी और इंसान की कोई कमी पेशी हो जाए उसके अंदर उसकी वजह से इफेक्ट नहीं होता, तो ये परपेचुअल सक्सेशन आ जाती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बिल्कुल सेपरेशन हो जाए ऑनरशिप की मैनेजमेंट एंड कंट्रोल से, यानी कि एज ए डायरेक्टर चाहे मालिक ही एज ए डायरेक्टर कंपनी चला रहे हो लेकिन वो एज ए मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मालिकों से अलहदा होंगे। एक हम ये सब, क्योंकि पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में जो मालिक होते हैं वो जिस मर्जी नाम से उस कारोबार को चलाएं। अब रिज्यूम कर लो, मैं समझा रहा हूँ आपको। ये पार्टनरशिप है, सीएफए, मैं इसमें पार्टनर हूँ, रिज्यूम कर लूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टर भी हूँ, मैं चाहे जो मर्जी हूँ।
इस डायरेक्टर शायरेक्टर के ओहदे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे खुदा ना खासा कोई कमी पेशी हुई तो एज ए मालिक ही मुझे पकड़ा जाएगा, ना कि मैं ये कह के जान छुड़ा लूं मैं तो डायरेक्टर हूँ यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्टर कोई इस तरह के ओहदों की कोई हैसियत नहीं होती। क्या रखोगे इसको? तो ये मेरे से ये तीन वजूहत थी इसकी, ये बनाने की, कंपनी को मालिकों से अलहदा करने की। तो ये मेरे से हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे। एक तो शेयर कैपिटल और मेंबर्स वाला कॉन्सेप्ट, कि शेयर कैपिटल क्या होता है हमने डिस्कस किया था। कंपनी बनाने वालों की जिम्मेदारी होती है कानूनी तौर पे कि कंपनी बनाते वक्त सोचे इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए, और उस पैसे को हम ऑथोराइज कैपिटल कहते थे। इस ऑथोराइज कैपिटल को हम ऐसे नहीं लिख लेते 1 लाख रुपया, हम 1 लाख लिखकर आगे इसको टुकड़ों में डिवाइड करके अपने मेमोरेंडम उन डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं जो देखेंगे आगे जाके। बिल्कुल। तो इसको 10-10 रुपए के ज्यूम कर लो कि हमने 10,000 शेयर में, तो आप अपने जितने मर्जी ऑथोराइज कैपिटल सोच लो शुरू के अंदर। लेकिन ये ऑथोराइज कैपिटल सोचते हुए ध्यान रखना, जितना ऑथोराइज कैपिटल रखते हो उस लिहाज से कंपनी के रजिस्ट्रेशन को अगर आपको फीस पे करनी पड़ती है। जितना कैपिटल कम होगा रजिस्ट्रेशन की फीस कम होगी। जितना ऑथोराइज कैपिटल ज्यादा रखेंगे फीस भी ज्यादा होगी। ये ना कि खाली लिखना ही होता है, जितना मर्जी लिख लो, तो जरा थोड़ा सा उस चीज को भी, चाहे बहुत ज्यादा फीसें नहीं होती लेकिन फिर भी। तो फिर हमने डिस्कस किया था, जब ये कंपनी, ये जो शेयर्स एक्चुअली हमने क्या किए होते हैं, कंपनी के टुकड़े किए होते हैं, हिस्से किए होते हैं। और जो बंदा जितने हिस्से खरीद लेता है वो उतने के हिस्सों का मालिक बन जाता है, और उस बंदे को जिसने शेयर्स खरीदे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये शेयर होल्डर है। तो इस तरह मेरे से शेयर होल्डर्स का बीच में कॉन्सेप्ट आ जाता है। और शेयर होल्डर और मेंबर दोनों सेम ही होते हैं वैसे तो बोल देते हैं, लेकिन इनमें फर्क होता है। वो फर्क इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज या कल डिस्कस कर लेंगे। कौन शेयर्स खरीद सकता है किसी भी कंपनी के? हमने डिस्कस किया था कोई भी पर्सन, कोई भी लीगल पर्सन शेयर्स खरीद सकता है। एक आम इंसान भी शेयर खरीद सकता है और नेचुरल पर्सन भी शेयर खरीद सकता है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, वो भी पर्सन है। फिर हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, अगर कोई अपनी ऑनरशिप ट्रांसफर करना चाहे कंपनी में, कैसे कैसे कर सकता है? 4 तरीकेकार है। सेल कर दें, इंसॉल्वेंट हो जाए, गिफ्ट कर दे, या इनहेरिटेंस के अंदर किसी को चले जाएं तो वो ट्रांसफर हो सकते हैं। और जाहिर बात है बच्चे, इसमें जब आप शेयर ट्रांसफर करते हो तो बाकियों से पूछने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जब अगर सोल ट्रेडर में तो आप अकेले मालिक होते हैं, जो मर्जी करो। लेकिन अज्यूम करो हम सब लोग यहाँ पे सीएफए में पार्टनर हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि देखो बेटा, मैं अब यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ, मेरी मसरूफियात कुछ और हैं, मैं अपनी जगह पे अपनी अपने किसी भाई को, अपने किसी बेटे को मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये आपके साथ पार्टनर हो, ऐसे नहीं कर सकते वहां पे ये नहीं कि मैं खुद ही निकल जाऊं बगैर बाकी पार्टनर से पूछे बगैर, और कल से मैं अपने किसी घर में से किसी को भेज दूं, भाई तू मेरी जगह पे वहां पे पार्टनर है। कानून कहता है ना ना, ये पार्टनरशिप में ऐसे नहीं होता। बाकी सारे पार्टनर से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर सारे एग्री करेंगे, एक भी अगर मुकर गया तो नहीं, सबसे एग्री करवा के फिर आप अपनी जगह पे किसी को बैठा सकते हो। यहाँ पे ऐसे नहीं होता। कंपनी में एक बंदा अपनी मर्जी से जैसे मर्जी अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर करे, उसको बाकियों से पूछने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है बगैर बाकियों पार्टनर से इजाजत लिए हुए। तो शेयर ट्रांसफर ये हमने देख लिया कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन भी मेरे बच्चे हमने डिस्कस कर लिया कि आप नहीं होंगे तो कोई और होगा। फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। हमने कहा था कि जब लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, पहले तो हम देखते हैं कि कंपनी के लिहाज से 3 तरह के इंसान हमारे सामने हैं। एक कंपनी बनाने वाले, दूसरी कंपनी खुद एक इंसान है, और कंपनी चलाने वाले। अब यहाँ पे इन तीनों की लायबिलिटी हमने डिस्कस की थी। सबसे पहले कंपनी बनाने वालों की लायबिलिटी, ये हमने डिस्कस किया था जब कंपनी के नाम के साथ वर्ड लिखा रहा होता है। एज्यूम कर लो एक कंपनी है आई कैप लिमिटेड, तो नाम के साथ जो वर्ड लिमिटेड लिखा रहा है वो लायबिलिटी लिमिटेड की तरफ इशारा करता है। और वो लायबिलिटी लिमिटेड किन की होती है भला? शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और कहाँ तक लिमिटेड होती है? हाँ, जितने इन्होंने शेयर खरीद के वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ वहां तक लिमिटेड होती है। बोला था बात है, फिर हमने डिस्कस किया था अगर एक बंदे ने 100 रुपए के शेयर खरीदे, 10 रुपए का एक शेयर 1,000 पे करना था, लेकिन अभी तक उसने वो 1,000 का 1,000 पे कर दिया, तो इट्स ओके। अब ये फर्दर किसी चीज के लायबल नहीं है। लायबिलिटी थी इसकी, यहां तक महदूद थी, और ये भी उसने क्या कर दिया? पे कर दिया है। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर जिम कर लो 1,000 के शेयर लिए, लेकिन पुराने वक्तों में पार्शली पेड शेयर भी हुआ करते थे। तो था पे अगर इसने 1,000 देना था, अभी 800 दिया है और 200 देने वाला रहता है, तो ये 200 मजीद मांगा जा सकता है। कंपनी जब मर्जी मांग सकती है ये 200 रुपये, चाहे जिंदगी में चाहे मरते हुए, मतलब जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। याद रखो इस बात। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंपनी की खुद की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। कंपनी की अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड सिर्फ किनकी होती है? मेंबर्स की। यानी कि कंपनी अपना घर बार बेच के लोगों की लायबिलिटीज को, इसलिए तो कंपनी को खुद को हमने कंपनी के एसेट्स के मालिक बनाया था कि कल जब तूने पैसे देने होंगे लोगों के, तो तू खुद अपने एसेट बेच बचा के पैसे पे कर लेना। अगर फिर भी पे ना हो, सब कुछ बेच बता दिया, तो हमने डिस्कस किया था उन लोगों का नुकसान हो जाएगा जिन्होंने कंपनी से पैसे वसूल करने थे। हाँ बिल्कुल, उनका नुकसान हो जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टर्स की लायबिलिटी कैसी है। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले तो हम बताएंगे कोई लायबिलिटी नहीं। हाँ, अगर फिर अगली बात के विद इन अथॉरिटी काम करेंगे डेफिनेटली कोई लायबिलिटी नहीं होती, लेकिन अथॉरिटी से तजावुज करेंगे तो फिर उनकी लायबिलिटी होगी। ये मेरे लिमिटेड लायबिलिटी का हमने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पार्टिसिपेशन, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया
कि अगर 100 शेयर खरीदे थे और 10 रुपए का एक शेयर। अच्छा, ये पार्टिसिपेट शेयर पुराने वक्तों में हुआ करते थे, आज के दौर में नहीं होते। क्योंकि मेरे बच्चे ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन किस चीज की है? ये लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की, कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। उसने कहा कि रुको भैया, लाइबिलिटी लिमिटेड की एक्सेप्शन भी है, यहाँ जहाँ पे लाइबिलिटी अभी लिमिट नहीं हुई, यानी कि उस बंदे को और देने पड़ेंगे पैसे। तो हमने डिस्कस किया कि वो किस लिहाज से। कह रहा है कि पुराने वक्तों में लोग पार्टिसिपेट शेयर खरीद लिया करते थे। जैसे 1000 बना था, उसने 700 दे दिया और 300 भी देने वाला रहता है। तो जब तक ये 300 पे नहीं कर लेगा उस वक्त तक लाइबिलिटी लिमिटेड। लोग क्या करते थे, मासूम हुआ करते थे, 700 दे के बाकी जब कंपनी 300 मांगती थी कहती नहीं नहीं हमारी तो लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो फिर इनको समझाया जाता था कानूनी तौर पे, सर लिमिटेड तो है, लेकिन लिमिटेड आपकी जितनी टोटल अमाउंट बनती है शेयर कैपिटल के ऊपर, जितने आपने शेयर खरीदे हो वहां तक लिमिटेड है। तो अभी तो वो भी आपने पे नहीं किए, तो आप कैसे कह सकते हैं आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है? पहले वो पे करें, फिर ये लफ्ज बोलें कि अब आप फर्दर किसी चीज के लिए लायबल नहीं है। तो ये मेरे पार्टिसिपेट शेयर का पुराने वक्तों में कॉन्सेप्ट होता था, जहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी अभी भी होती थी। अभी फिलहाल वो ये लफ्ज नहीं बोल सकते थे लिमिटेड है। हाँ, लिमिटेड होती थी 1000 तक, अभी 1000 पूरा पे नहीं किया, तो फिलहाल वो कैसे बोल सकते हैं? खैर, उसके बाद मेरे हमने ये भी डिस्कस किया था कि सर अगर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, सारा कुछ कंपनी ने पे करना है, और बेचारी अगर कंपनी साथ कुछ बेच बचा के वापस करे, सारा पैसा वापस ना हो, उन लोगों का पैसा डूब जाता है जिन लोगों ने कंपनी से पैसा लेना था। तो उन लोगों को कैसे बताएंगे जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वही ये भी आम इंसानों की तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल, हमने डिस्कस किया था कि जब भी कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी तो सारी बात कॉन्ट्रैक्ट में मोस्टली रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें लिखा आता है कि हाँ बिल्कुल लिमिटेड का वर्ड लिखा है कि जो आपको वार्न करेगा कि भैया ये सामने आम इंसान नहीं बैठा हुआ, नेचुरल पर्सन, ये कंपनी बैठी हुई है जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। कल अगर कोई पैसा आपका मरा मरा है तो आपने कंपनी से वसूल करना है, इसके लिए कोई इंसान अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद मेरे हमने डिस्कस किया था जाते जाते कि लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ ए कंपनी, के कंपनी को किन कवानीन के तहत चलाया जाता है। उससे हमने डिस्कस किया था 3 तरह के कवानीन है लॉ एंड गवर्नेंस के। 3 तरह के मामला हैं। एक तो कंपनी एक्ट 2017, बिल्कुल, जिसके तहत कंपनी बनाई और चलाई जाती है। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसका कोई और नाम भी था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। हाँ, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी कह सकते थे, प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी भी कह सकते थे। फिर हमने डिस्कस किया था ये डॉक्यूमेंट किन स्टेक होल्डर्स को फोकस करता है। ये एक्सटर्नल, ये दुनिया को शिनाख्त बताता है कंपनी की। यानी कि जिस तरह हमारा आईडी कार्ड दुनिया को ये हमारे लिए नहीं आईडी कार्ड, ये दुनिया के लिए है। यहाँ पे हम यूज करते हैं अपने, हमारा मकसद यही होता है कि बस अपनी शनाख्त किसी को बता दें, और लोग लेते भी इसलिए हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक आर्टिकल एसोसिएशन भी है। हाँ, ये बाई लॉज ऑफ द कंपनी भी कहते हैं, इसको सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी कह लो। हाँ बिल्कुल, ये इंटरनल प्रोसीजर, कंपनी को चलाने के जितने मामला होते हैं वो सारे यहाँ पे, जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे ये दोनों डॉक्यूमेंट को डिस्कस करेंगे, वहां पे खुद ही आपको पता चलेगा कि इस डॉक्यूमेंट की क्या हैसियत होती है। उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना था आज, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। कोई सवाल हो आपका कर लो मेरे बच्चों, और कोई हो सवाल तो रखा करो, उसको लिख लिखा के पूछ लिया करो उसको, क्योंकि बड़ा टाइम है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े सुकून सुकून से पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसी इसी टाइम में अगर हमने सारा पढ़ना होता तो फिर दिक्कत होनी थी। इस टाइम में सिर्फ हमने सीधा पढ़ना, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुनासिब टाइम है, तो अगर कोई चीज़ हुआ करे तो लाजमी पूछ लिया है। गंभीर टॉपिक नहीं है। गंभीर आगे होंगे भी, और क्या गंभीर होगा इंशाल्लाह, कोई गंभीर नहीं होगा, धोनी जैसे टॉपिक आएंगे। लॉर्ड, डेफिनेशंस कुछ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन, यानी कि हर हर इदारे को जो कंपनी की तरह का भी नजर आ रहा हो तो उसको भी हमने कंपनी लफ्ज बोलना है। कहता है कंपनी का लफ्ज आपने तमीज से बोलना, सिर्फ उसके लिए बोलना है, उस अदारे के लिए बोलना है जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई हो अंडर द कंपनी एक्ट 2017। हमने कहा कि सर अगर कोई कंपनी ही की तरह का इदारा हो लेकिन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड ना हो तो उसका क्या करना है? कहता है उसको कंपनी नहीं बोलना। यानी कि जब लफ्ज पढ़ते हो ना कंपनी, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये वाला स्ट्रक्चर, कि कुछ लोग उस कंपनी को बनाते हैं, कंपनी जब बन जाती है तो कंपनी खुद एक अलग इंसान बन जाती है, और इस इंसान की मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसके पास होती है? डायरेक्टर की। और मेंबर्स की लायबिलिटी सेपरेट और लिमिटेड होती है। ये सारा कुछ जिसमें जिस इदारे में इस तरह का कॉन्सेप्ट हो, यानी कि जहां पे कारोबार खुद इंसान हो, इस तरह के सेटअप को हम लफ्ज मोस्टली कंपनी बोल देते हैं। लेकिन ना ना मेरे बच्चों, बड़े सारे ऐसे इदारे हैं जिनका बिल्कुल ऐसा सेटअप हो, जहां पे वो इदारा अपने मालिकों से अलग होता है लेकिन उसके लिए लफ्ज कंपनी नहीं बोलते। क्योंकि कंपनी सिर्फ उसके लिए बोलोगे कि जो रजिस्टर्ड हुई हो अंडर द कंपनी एक्ट 2017। फिर कुछ लोगों ने सवाल उठाया, आप जैसे जहीन लोगों ने, कि सर कंपनी एक्ट 2017 तो 2017 में आया हुआ, इससे पहले भी तो बड़ी सारी कंपनियां बनी होंगी, तो फिर उसको हम कंपनी नहीं बोलेंगे? तो लॉन ने इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट कर दिया। कहता है रुको, कंपनी से लेटर एक तो कंपनी 2017 है, इससे पहले जो पहले कवानीन आए होंगे जो अब खत्म हो गए हैं, उनकी जगह पे नए आकर चले गए और आज कंपनी एक्ट है,
वो जो पुराने कवानीन के तहत भी जो कंपनी बनी होगी वो भी कंपनी ही है। तो कंपनी से मुराद क्या है? जो रजिस्टर्ड हुई हो अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ, यानी कि इसके अलावा जो कंपनी से रिलेटेड पहले कानून थे, जो इदारा उसके तहत बना हो, सिर्फ उसके लिए लफ्ज आपने कंपनी बोलना है। जिस इदारे की भी इस तरह की शक्ल, जैसे बैंक है उनकी ऐसी शक्ल, इंश्योरेंस वालों की ऐसी शक्ल, मुदावरा वालों की ऐसी शक्ल, इवन देन आपके आई कैप की किसी हद तक ऐसी शक्ल, बेतहाशा इदारे हैं जिनकी यही शक्ल बनती है। लेकिन हम इनको कंपनी, आप इंश्योरेंस को कंपनी बोल देते हो, वो कंपनी नहीं होते। आप बैंक को कंपनी बोल देते हो, वो कंपनी नहीं होती। इस चैप्टर की हद तक आपने रहना। इस चैप्टर में कंपनी वही होगी जो कंपनी एक्ट 2017 में बनी हो या कंपनी लॉ। फिर अगली बात आई कि सर कंपनी लॉ से क्या मुराद है? क्या इसमें आपने दुनिया जहान के सारे कानून तो नहीं रख दिए? कहता ना ना, इसमें भी मैंने वही कानून बताए हैं जो सिर्फ कंपनीज को डील करते थे, जो कभी थे लेकिन अब रिपील्ड हो चुके हैं, यानी कि उनकी जगह पे कुछ नए कानून आ चुके हैं। जैसे वो कहता है कि शुरू के अंदर, पहले शुरू शुरू के अंदर 1913 का कंपनी एक्ट हुआ करता था। एक्ट और ऑर्डिनेंस में मैंने थोड़ा सा फर्क आपको बता दिया था। एक पूरे प्रोसेस से गुजर के, पार्लियामेंट के पूरे प्रोसेस से गुजर के, जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, उसका बीएलडी जो वॉल्यूम 1 है, तो फिर इंशाल्लाह ये प्रोसेस पढ़ेंगे कि ऑर्डिनेंस और एक्ट होता क्या है। लेकिन जो पार्लियामेंट हमारे मुल्क की कानून साज इदारा है, पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, सेनेट और सदर, ये तीन इदारे, ये तीन लोग पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो जब इस तीनों से गुजर के कोई कानून बने उसको एक्ट कहते हैं। और कोई सदर डायरेक्टली बगैर नेशनल असेंबली और सेनेट के अगर वो कोई बिल पास करते हैं तो उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो जो बिल, उसके लफ्ज बोलते हैं, जो हम कानून रखा होता है ना सामने, भी पास नहीं होता, पास होने से पहले उसके लिए लफ्ज हम बिल बोलते हैं। जब वो पास हो जाए या तो एक्ट बनेगा, पूरे प्रोसेस से गुजर के बना। अगर सदर साहब ने डायरेक्टली हुक्मनामा सादर कर दिया है तो फिर वो ऑर्डिनेंस होता है। तो ऑर्डिनेंस सदर और एक्ट पार्लियामेंट पूरी की पूरी। खैर, तो पुराने वक्तों में कभी ये जो कंपनी एक्ट 1913 में होता होगा जिसके तहत कंपनियां बनती थी, वो भी उसके तहत जो बनी होंगी वो भी कंपनीज हैं। उसके बाद कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आया, उसके तहत जो भी कंपनियां बन रही होंगी वो भी कंपनियां हैं। और इस ये खत्म हुआ होगा तो इसकी जगह पे और कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 आ गया। इसकी उम्र बेचारे की 1 साल ही थी, इसकी जगह पे फिर कंपनीज एक्ट 2017 आ गया जो फिलहाल चल रहा है। तो कहता है कंपनी, मतलब कंपनी एक्ट 2017 में जो इदारे बने हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं, वो भी। और जो कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ क्या है? ये जो पिछले कानून जो अब रिपील्ड हो चुके हैं, यानी कि उनकी जगह पे कुछ नए कानून आ गए। जैसे एक्ट 1913 की जगह पे 83 आ गया था, 83 की जगह पे 16 आ गया था, 16 की जगह पे अब 17 चल रहा है। तो ये फिलहाल चल ही रहा है। क्या रखोगे मेरे इस बात में? तो आज के बाद अगर कोई बंदा आपसे कंपनी की डेफिनेशन मांग ले तो आपने ऊपर की बातें लिखनी है। और वैसे तो कंपनी की डेफिनेशन वहां पे कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर 2-3 नंबर का पूछ ले तो कम से कम उसका एक ही नंबर मिलेगा। एक नंबर आपको इसका मिलेगा। कंपनी लॉ को भी बताओ फिर आगे क्या है। तो कंपनी मींस जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई अंडर द कंपनी एक्ट 2017, और कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ को नहीं भूलना आपने, इस लफ्ज को भी। और कंपनी लॉ से मुराद क्या है? ये 4 एक्ट और ऑर्डिनेंस के लफ्ज आपको याद करने पड़ेंगे। 1913 भी याद रखना पड़ेगा, 84 भी याद रखना पड़ेगा, 16 भी और 17 भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा दिक्कत हो। दो 19वीं सदी के हैं और दो, सॉरी, 20वीं सदी के हैं, दो दो 21वीं सदी के हैं। यानी कि 1913 20वीं चल रही थी ना उस वक्त, ये भी 2000 कुछ तो 21वीं चल रही है। तो 22वीं सदी में पता नहीं कौन होंगे यहाँ पे इस दुनिया के अंदर। हर सदी के अपने अपने लोग होते हैं। ऐसे ही चल रहा है सारा निजाम। है? दुनिया खत्म चल रही है। अच्छा, 2026 में? देख रहे। अच्छा, ये वाली तू सीधा पापा पाऊंगा, क्या नहीं पता लगा था? आजकल मीम बहुत वायरल है। अच्छा, उम्मीद नहीं होगा ना, अल्लाह माफ कर, 10 10 कोई पक्का सोर्स दे। ले बेटा वापस आओ। वो नहीं, अल्लाह ताला जानते हैं कुछ। हाँ, अगर वर्ल्ड वार जिस तरह के चक्कर है, जो हालात बना दिए हैं, वो लहरा मामला है। अल्लाह माफ करे कि बड़े पैमाने पे जो कत्ल वारत, अल्लाह ताला महफूज रखे उससे। क्योंकि कल अमेरिका ने वो कह के अवाम से वो की है, अपील की है कि माएँ और अपने बेटों को फौज में भर्ती करवाएं जितनी जल्दी हो सकता है। तो उन्होंने अपील की है। तेरी बात में उस लिहाज से तो उस तरह की वो हो सकती है। लेकिन उनको फिलहाल सपोर्ट तो है ना, चौधरी तो है ना। चौधरी आपको पता है कि जब उसके पास बथेरे सोर्सेस होते हैं। चलो खैर, वापस है हमें क्या, सानू की। ले बेटा वापस आइए। कंपनी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब अगली बात देखिएगा, अगली डेफिनेशन आ गई बॉडी कॉर्पोरेट। अब हुआ पता क्या? फिर वही बात हुई, किसी सियाने बंदे ने कहा कि सर आपने अभी अभी बोला कि जहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि बनाने वाले उस इदारे को बनाए, और जब वो इदारा बन जाए, रजिस्टर हो जाए, वो इदारा खुद एक इंसान बन जाए, और इस इंसान को चलाने और मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए। जिस जहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर हो
उसको हम कंपनी बोलते हैं। लेकिन सर इस तरह का स्ट्रक्चर तो कम इस तरह इस डेफिनेशन के अलावा कुछ और इदारों में भी पाया जाता है, उनको फिर क्या लफ्ज बोलना है उनके लिए। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि ये बात तो बच्चा सियान नहीं कर रहा है। अब हमने इस तरह के स्ट्रक्चर को अगर यहाँ पे कंपनी बोल दिया है, तो जिन और इदारे वो जो कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ में नहीं बने हुए, लेकिन शक्ल उनकी यही बनती है स्ट्रक्चर की, तो उनके लिए हमने क्या करना है। तो वहां पे मेरे बच्चे एक टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी गई, उसको कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन। चाहे इसको लफ्ज बॉडी कॉर्पोरेट बोल दो या कॉर्पोरेशन। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन हर इस तरह का इदारा जिसमें बनाने वाले और वो कारोबार अलहदा हो और उसकी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल डायरेक्टर्स के पास हो, इस तरह के इदारा जहां पे भी जिस शक्ल पाई जाए, उसके लिए लफ्ज बोलते हैं ये क्या है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। अच्छा, ये बॉडी कॉर्पोरेट एक ब्रॉडर टर्म है, इसने इस तरह की शक्ल वाले सारे इदारों को अपने अंदर कवर कर लिया उसने। अब इसमें कौन कौन से कवर हुए, तीन तरह के इदारे वहां पे कवर कर दिए उसने। उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कंपनियां हैं उनका भी तो शक्ल ऐसी ही होती है, तो जो कंपनी पाकिस्तान में कंपनी एक्ट के तहत बनी है वो भी इसके अंदर आ गई, रौला मुक्का उसका भी, वो भी उसको, यानी कि कंपनी को आप कंपनी भी बोल सकते हो, बॉडी कॉर्पोरेट भी बोल सकते हो। लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनी नहीं बोल सकते, लेकिन हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। एक तो उन्होंने, क्योंकि इस तरह की शक्ल वाले सारे बॉडी कॉर्पोरेट कहलाते हैं पाकिस्तान दुनिया में, एक तो कंपनी भी आ गई। हमने कहा कि अब वो सारे जो इदारे जो किसी खास स्टैट्यूट के तहत, जो किसी खास स्टैट्यूट के तहत पाकिस्तान में इस तरह की शक्ल रखते हैं, जो भी किसी खास स्टैट्यूट के तहत पाकिस्तान में इस तरह की शक्ल रखते हैं, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में आएंगे। यानी कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, इस तरह के जितने इदारे इस तरह की शक्ल रखते हैं, वो हम स्टैट्यूटरी इदारों के तौर पे वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में रख दिया। दोबारा, बॉडी कॉर्पोरेट में तीन तरह के इदारे शामिल हैं। कंपनी, पाकिस्तान के स्टैट्यूटरी इदारे, कानूनी इदारे जिनकी शक्ल इस तरह की हो, वो भी आगे। और ऐसी कंपनी जो किसी और मुल्क में रजिस्टर्ड हो गए, अपने मुल्क में वो कंपनी है, लेकिन क्योंकि वो हमारे कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं हुई हुई, तो जब वो पाकिस्तान में आएगी तो मेरे बच्चे हमारे लिए वो क्या बन जाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट। वो अपने मुल्क में कंपनी है, लेकिन वो हमारे कंपनी लॉ के रजिस्टर में कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं। इसलिए मेरे बच्चे को कहता है कि जब पाकिस्तान में काम करने आए, तो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे क्या कहलाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट में तीन तरह के इदारों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया जिनकी शक्ल ऐसी बनती थी। एक तो कंपनियां जो कंपनी की डेफिनेशन के मुताबिक बनती हो। इसके अलावा जो भी पाकिस्तान में स्टैट्यूटरी कानूनी इदारे हैं जिनकी शक्ल इस तरह की बनती है, वो भी सारे इसके अंदर आ गए। और जो किसी और मुल्क में रजिस्टर्ड होकर कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो पाकिस्तान में कंपनी नहीं कहलाएगी, वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी या कॉर्पोरेशन। एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें, और ये आई कैप की बड़ी फेवरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, इसमें क्या कुछ शामिल है। एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी 2017 या कंपनी लॉ, वो भी इसमें शामिल है। उसके बाद एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, देखो ये लफ्ज कंपनी ही बोल रहा है, लेकिन होती नहीं पाकिस्तान में कंपनी। वैसे उसने लिखा है एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, वो जो मुल्क, अब हमारे मुल्क से बाहर वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होगी, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि वो हमारे इन कवानीन के तहत नहीं बनी। और उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड बाय एज ए बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट। किसी बॉडी कॉर्पोरेट को बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर कर दिया गया हो हमारे मुल्क के रेलिवेंट कवानीन में जिनके तहत वो बने हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया बैंक, ये बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं। इसको किसने बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर किया है, रेलिवेंट कानून में, जिसके तहत ये बने हैं। बैंकिंग ऑर्डिनेंस जिसके तहत बने हैं। इस तरह बाकी जो मैंने थोड़े से नाम लिए, और भी बड़े बथेरे इदारे हैं, बथेरे इदारे हैं। आई का मैंने आपको बताया कि आपको एफसीसीबी का बथेरे इदारे हैं जिनकी बिल्कुल ऐसी शक्ल बनती है। हाँ, स्टैट्यूटरी कानूनी, स्टैट्यूटरी कानून। तो तीन आज के बाद कभी कोई बंदा पूछे अच्छा बताओ बॉडी कॉर्पोरेट किसको कहेंगे, तो तीन नाम लिखेंगे आप। एक तो कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है अंदर कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ। दूसरा, जो किसी और मुल्क में कंपनी रजिस्टर्ड होकर पाकिस्तान में काम कर रही हो। और तीसरा, जिसको मान लो कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के कोई रेलिवेंट स्टैट्यूट जिसको बोल दें बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं इस तरह की शक्ल वाले को, जो अभी हमने आपके सामने रखी है, ये वाली शक्ल जिसको दिखाई है, वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है। इसको बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर किसने, यानी कि जिसको बॉडी कॉर्पोरेट, जिस इदारे को डिक्लेयर कर देना गवर्नमेंट ये बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वहां पे मालिक अलहदा हो जाते हैं, इदारा अलहदा हो जाता है। याद रखोगे इसको। बट डज नॉट इंक्लूड, अब ये भी इसका हिस्सा है, लेकिन इसमें ये शामिल, यानी कि बाय डेफिनेशन ये शामिल थे, स्पेसिफिकली इसको निकाला गया डेफिनेशन से। वैसे नजरियाती तौर पे और कानूनी तौर पे ये भी बॉडी कॉर्पोरेट बनते थे जिस तरह उसने डिफाइन किया होता। इनकी शक्ल भी ऐसी होनी चाहिए थी, ये भी खास कानून के तहत बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। अच्छा, जिसको ये बॉडी कॉर्पोरेट ना माने तो इसका मतलब उसकी ये शक्ल नहीं मानते हैं। कहना मैं क्या चाहता हूं, उसमें वो मालिक और कारोबार की अलग-अलग हैसियत नहीं मानते, इनकार कर रहे हैं ना कि हम इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मान रहे। तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मान रहे तो इसका मतलब क्या हुआ,
वहां पे मालिकों की कोई अलहदा हैसियत नहीं, उनके जो भी एक्टिविटी है, कारोबार है, उससे अलहदा हैसियत नहीं है। शायद वो चाहते हैं कि कल अगर वो कारोबार कुछ गलत करे तो हम मालिकों को पकड़ें, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता, अनलेस के वो जानबूझ के इस तरह की हरकत करती है। तो ये मेरे से कहता कि ये दो बनती थी इसकी बॉडी कॉर्पोरेट की शक्ल इन दोनों की, लेकिन जब कानून ने कह दिया इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना तो नहीं मानना। ये कौन है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी रजिस्टर्ड होती है अंडर रेलिवेंट स्टैट्यूट, ये भी पाकिस्तान में रेलिवेंट स्टैट्यूट के तहत ही बनी होती है। लेकिन जब उसने कह दिया नीचे कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना तो नहीं मानना। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे हमने डिस्कस किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है हमारा, ये अपने ही मेंबर्स के मुफाद के लिए कुछ सोसाइटी बनी होती है। शायद हमने थोड़ा सा जिक्र किया हो, आप यहाँ पे नहीं, मेरा ख्याल टेक्स्ट में किया था। कोऑपरेटिव हमने डिस्कस किया था कि जैसे होता है ना कि किसान होते हैं गांव के अंदर थोड़े छोटे छोटे, और किसी एक किसान में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सारा ट्रैक्टर और ये सारी मशीनरी बना सके हल चलाने के लिए। वो क्या करते हैं, सारे किसान मिलकर ट्रैक्टर और इस तरह की सारी मशीनरी परचेज कर लेते हैं, और फिर जिसको जरूरत होती है वो यूज कर लेता है उसको। कहीं थर्ड पार्टी के लिए भी वो यूज करते हैं, तो उससे जो कमाते हैं सब आपस में बांट लेते हैं। इस तरह की एक क्या बन गई, एक कोऑपरेटिव बन गई। कोई भी बना सकते हैं इस तरह की, कोई भी कोऑपरेटिव इस तरह की बना सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, वो सिर्फ अपनी उस सोसाइटी के मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनी होती है। साथ वाली सोसाइटी में क्या हो रहा है, इनको इनसे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन उस सोसाइटी जो भी वो कमाते हैं वहां से कुछ किसी तरह का रेवेन्यू आते हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, जो लोग आते हैं वहां पे, जो टिकट वो पर्ची लेकर बेचारे वहां पे चीजें बेचते बूझते हैं, उनसे जो पैसा इकट्ठा करते हैं किसी भी एक्टिविटी से, 3 2 3 हज़ार पर मंथ उन्होंने सब्सक्रिप्शन लाई होती है घर वालों को, ये भी पे करो मंथली। तो इस तरह की जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो दोबारा उस सोसाइटी की वेलफेयर के लिए लगा देते हैं। यानी कि इस तरह की जो होती है इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव। ये भी रेलिवेंट स्टैट्यूट में बनी थी, बनती ये भी बॉडी कॉर्पोरेट थी, लेकिन स्पेसिफिकली उन्होंने इसको डेफिनेशन से निकाल दिया कि अगर यहाँ पे कल कमी बेशी हुई तो उसके लिए मालिक जिम्मेदार होंगे। तो हम वो ये नहीं कहेंगे कि भाई ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिम्मेदार है। और दूसरा क्या है, एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग ए कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017, इसको जरा समझिएगा मेरे बच्चों। ऊपर हमने डिस्कस किया था कि 3 तरह के इदारे बॉडी कॉर्पोरेट कहलाते हैं, 1 2 और 3, ये 3 इदारे बॉडी कॉर्पोरेट कहलाते हैं। इनमें से ये जो 2 इदारे हैं, ये जो 2 इदारे हैं, इनको अगर हमारे मुल्क का कोई रेलिवेंट जो कंसर्न मिनिस्टर है, फेडरल गवर्नमेंट का, ये ध्यान रखना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जिक्र नहीं हुआ, अगर वफाक का कोई कंसर्न मिनिस्टर, राणा सनाउल्लाह या जो भी इस तरह के लोग होते हैं, अगर कंसर्न मिनिस्टर इनमें से किसी बॉडी कॉर्पोरेट को कह दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। यानी कि दूसरे पॉइंट में उसने उन्हीं उन्हीं की तरफ रेफर किया जो ऊपर हमने आपको बताई है ना, ये बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। इनमें से अगर हम इसको कह दें, मान लो एक कंपनी मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम कर रही है, वो अपने आप को बॉडी कॉर्पोरेट समझती है, लेकिन अगर हमारे वफाक का सूबे का जो वफाक का सॉरी सूबा कह रहा हूं, वफाक का जो वजीर है वो कह दे कि इस इदारे को हमने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना, तो वो नहीं मानेंगे। यहाँ रखेंगे मेरे से, खाली बोलने से नहीं होगा, डेफिनेटली जो भी रिक्वायरमेंट होगी नोटिफिकेशन इशू करेगा कि इसको हमने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना तो नहीं मानना। इसी तरह अज्यूम कर लो पाकिस्तान में ही एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो यही के मान लो कि किसी कानून के तहत बना हुआ है, कोई फलाना बैंक है, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, कोई इस तरह का काम करती है वो बाय डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन अगर कंसर्न मिनिस्टर कह दे कि इस खास कानून के तहत बनने वाले इदारे को भी हमने बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते, तो नहीं मानेंगे। लेकिन एक को वो ये कह नहीं सकता, वो है कंपनी। जो कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है ना अंडर द कंपनी एक्ट 2017, उसको कंसर्न मिनिस्टर की जरूरत नहीं है उसको ये कहे कि इस कंपनी को हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। यानी कि कंपनी को छोड़ के बाकी दोनों में से जिसको भी हमारा मिनिस्टर कहता है कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते, तो उसको नहीं मानेंगे। याद रखोगे? यस सर। कहता है एनी अदर एंटिटी, इसके अलावा कोई भी, यानी कि एक तो कोऑपरेटिव हो गया, दूसरा इसके अलावा कोई भी एंटिटी, लेकिन नॉट बीइंग ए कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017, उसके अलावा या अदर फॉर आर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग विच द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द, सॉरी, कह रहा है एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग ए कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017 आर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग, जो भी हो। ये उसने वो कंपनी की डेफिनेशन कंप्लीट की है, कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट 2017। With the concerned minister of the federal government may by notification specify in this any other entity which the concerned minister of the federal government may by notification specify in this behalf। तो रह पीछे कौन सी जाती हैं मेरे बच्चे, ये रह जाती है उसके पीछे, ये जो दो है ये रह जाती है। पता नहीं पास नहीं है। हम पढ़े बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि बॉडी कॉर्पोरेट में कौन से इदारे होते हैं जिसमें कारोबार और उसके मालिक अलग अलग। फिर हमने कहा कि ये तो कंपनी में भी होते हैं,
कहता कोई मसला नहीं, कंपनी भी आ जाएगी बॉडी कॉर्पोरेट में। हमने कहा कि जो मुल्क से बाहर इस तरह के इदारे बनते हैं वो भी आते हैं। कहता कोई मसला नहीं, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाएगी। हमने कहा कि पाकिस्तान में ये जो खास कानून के तहत बने हुए इदारे हैं, ये बैंक वगैरह, ये भी इसी तरह के होते हैं। हमने कहा कोई मसला नहीं, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाएंगे। ये जो पाकिस्तान में खास कानून के तहत बनने वाले, ये स्टैट्यू उसमें आ जाएंगे, बॉडीज में आ जाएंगे। और जो बाहर से इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम कर रही है वो भी आ जाएगी, और कंपनी भी आ जाएगी। लेकिन फिर उसने इनको इनमें से कुछ उनको निकालना शुरू कर दिया। कहता है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट ने मानना, और इसके अलावा कोई भी एंटिटी, कोई भी इदारा जिसको कंसर्न मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट इन दिस बिहाफ, अगर उसको नोटिफिकेशन इशू कर दे कि इसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते, तो वो भी नहीं। लेकिन याद रखना, जब वो नोटिफिकेशन इशू करेगा तो एनी अदर एंटिटी को सीधा जाके हमने जोड़ा है यहां से विद द कंसर्न मिनिस्टर, लेकिन उसको कंपनी को नहीं निकाल सकता, कंपनी को नहीं निकाल सकता। यानी कि कंपनी के अलावा जो बाकी रह गया, ये दो, इन दो को अगर फेडरल मिनिस्टर नोटिफिकेशन के जरिए कह दे इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते, तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। जब नहीं मानेंगे तो इसका मतलब क्या नहीं मानेंगे, हम उस कारोबार का और उसके मालिकों की अलग-अलग हैसियत नहीं मान रहे। कारोबार ने कुछ किया तो मालिक जिम्मेदार। क्या रखोगे इस बात को? तो ये मेरे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, और आई क्या आपकी बड़ी फेवरेट है। इसको आगे डिफाइन वैसे ही एक्सप्लेन किया गया, जो बातें अभी मैंने आपको बताई उसने आगे खुद भी बताई हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट कहता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ही क्या है, जो हमने खुद इंसान बनाया है। और खुद इंसान कब बनता है, जब मालिक इस तरह का कोई कारोबार हो, और उस कारोबार को क्या करें, कानून क्या मान लें, अलग इंसान मान लें। इस इंसान के लिए हम लफ्ज बोलते हैं ये लीगल पर्सन है। यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ही क्या है, जहां पे कोई कारोबार लीगल पर्सन बन रहा हो, कोई इदारा लीगल पर्सन बन रहा हो, खुद कानूनी तौर पे इंसान बन रहा हो, उसके लफ्ज बोलते हैं ये बॉडी कॉर्पोरेट है। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एंड देयरफॉर एवरी कंपनी एज डिफाइंड अबव इज आल्सो बॉडी कॉर्पोरेट। वो तो है ही है, क्योंकि उसमें कारोबार लीगल पर्सन बनता था। However, definition of body corporate is broader, and in addition to companies registered in Pakistan, it also includes companies registered in foreign countries and statutory body corporates. For example, State Bank of Pakistan, वो भी खास कानून के तहत बना हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के तहत बना हुआ, तो वो भी खास कानून के तहत पाकिस्तान में बना हुआ, उसकी भी हैसियत ऐसी ही है। तो वो भी क्या बनता है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो जो मुल्क से बाहर हैं वो भी। However, for the purpose of the company, a cooperative society shall not be considered a body corporate. फेडरल गवर्नमेंट में आल्सो एक्सक्लूड ए फॉरेन कंपनी या स्टैट्यूटरी बॉडी। अब देखो, कहता फेडरल गवर्नमेंट भी ये काम कर सकती है कि वो एक्सक्लूड कर सकती है, निकाल सकती है ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में से किस किस को। एक तो फॉरेन कंपनी को, जो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, इसको भी निकाल सकते हैं। और दूसरा, स्टैट्यूटरी बॉडी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, ये दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडी को भी निकाल सकते हैं, इसको। लेकिन मुझे याद रखना है, इसको नहीं निकाल सकते कंपनी, याद रखो। तो एक्चुअली ये जो किसी और मुल्क में इनकॉर्पोरेट होकर कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है तो बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन उसको हम फॉरेन कंपनी भी कहते हैं। पढ़ेंगे अभी फॉरेन कंपनी कहते हैं किसको, याद रखोगे इसको। क्योंकि अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में आएगी तो उसका कोई नाम तो रखना पड़ेगा ना उसको। बॉडी कॉर्पोरेट तो है, वो यहाँ पर भी है वहां पर भी है, तो हम यहाँ पे उसको फॉरेन कंपनी बोलते हैं। ले बेटा, अभी तक हमने आज एक तो कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है। कंपनी किसको बोलते थे बोला, जो कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुई। फिर हमने कंपनी लॉ पढ़ा है। हमने कहा कि ये चार कवानीन के तहत बनने वाले इदारे भी कंपनी ही है, जो पुराने वक्तों में जो हुआ करते थे, चाहे 1913 था, चाहे 1984 था, 2016-17। तो ये भी क्या है, ये भी कंपनियां हैं। फिर हमने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी, और हमने कहा कि कंपनियों की तरह तो कुछ और इदारे भी हैं, उनको क्या लफ्ज बोलना है। हमने कहा कि उनके लिए लफ्ज फिर बॉडी कॉर्पोरेट रख देते हैं, या कॉर्पोरेशन। बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन, ये लफ्ज बार बार आएंगे आगे। जब आए तो फिर आपको पता होना चाहिए, जैसे पर्सन का आपको पता चल रहा है, आर्टिफिशियल लीगल दोनों है। जब कॉर्पोरेशन लफ्ज बोले या कॉर्पोरेट बोले या बॉडी कॉर्पोरेट बोले, तो आपके दिमाग में फौरन से आना चाहिए ये तीनों में से कोई हो सकता है इसके अंदर। फिर मिलते हमने बॉडी कॉर्पोरेट्स में तीन रखे और दो उसमें से निकाल दी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी निकाल दी। और जिसको फेडरल मिनिस्टर, जिस फॉरेन कंपनी को और स्टैट्यूटरी बॉडी को फेडरल मिनिस्टर निकाल दे, उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। ये आज के दिन में अभी तक हमने पढ़ा। अब मेरे हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। यहाँ पे कुछ चीजें इरेलीवेंट हैं, कुछ रेलिवेंट हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी यहीं पे समझ लेंगे, फिर आगे उसको रीड कर लेंगे कि है कंपनियां किस किस तरह की। इन कॉर्पोरेशन के लिहाज से, अच्छा ये वैसे मैं समझाने के लिए बच्चों को बता रहा होता हूँ, ये आप लोगों ने उसमें नहीं करनी। इन कॉर्पोरेशन के लिहाज से कंपनी स्टैट्यूटरी भी हो सकती है और रजिस्टर्ड भी हो सकती है, यानी कि पाकिस्तान में खास कानून के तहत भी बन सकती है, और हो सकता है कंपनी 2017 में रजिस्टर्ड हुई है। ये रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं जो कंपनी 2017 या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुई। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है पाकिस्तान में, जो खास इदारे में। देखो ये खाली कंपनी नहीं, मैं बॉडी कॉर्पोरेट भी बीच में वैसे समझा रहा हूँ आपको। चलें इसको रहने देते हैं, इसको गोली मार समझाने के लिए था, क्योंकि हमें इतनी डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि शुरू शुरू के अंदर हम लोग भी जब पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल बताते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता भी है कि बात बताने का फायदा ही क्या हो। ना आई कैब ने कभी पूछना है ना कभी बताना है, तो फिर क्यों। तो बेटा यहाँ से जरा देखिएगा, लाइबिलिटी के लिहाज से दो तरह की कंपनियां हुआ करेंगी।
या तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होगी या लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होगी। और कंट्रोल के लिहाज से भी ये नाम आएंगे आगे, ये नहीं कि कंपनियों की ये कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है, ये सब समझिएगा भी, ना कुछ लिखने की जरूरत, हाँ आगे कुछ चीजें होंगी वो देख लीजिएगा। तो कंट्रोल के लिहाज से होल्डिंग कंपनी भी होती है, सब्सिडी भी होती है, एसोसिएट भी होती है, कि उस कंपनियों को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। तो इस तरह के ये अल्फाज आप अक्सर आप जगहों पे सुनेंगे। लो बेटा, वापस आते हैं लायबिलिटी के लिहाज से कंपनियां दो तरह की होती है। एक होगी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, एक होगी लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी जैसे नाम से ही पता है, एक ऐसी कंपनी होगी जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो। लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी क्या है? जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो। अब अगली बात बंदा सोचता है कि सर हमने अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली ही कंपनी बनानी है तो फिर बनाई क्यों? तो फिर तो पार्टनरशिप ही चले, वही काम सही, या सोल्ड है। नहीं मेरे बच्चे, बात जगहों पे हम फायदे कंपनी वाले लेना चाह रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कह देती है कि यहाँ पे फायदा तो हम कंपनी वाला देंगे, लेकिन आपकी लायबिलिटी लिमिट नहीं करने देंगे। कुछ जगह ऐसी हसास मामला हो सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट कहती है यहाँ पे आप काम करो, लेकिन आपको लिमिटेड लायबिलिटी के साथ काम करने की इजाजत नहीं है। तो फिर आप कंपनी तो बना लो, लेकिन लायबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी अगर बनाए भी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ आप बनेंगे वहां पे। याद रखोगे मेरे बच्चों। वैसे मैं समझा रहा हूँ, समझाने के लिए नहीं, क्योंकि बहुत जगहों पे एक आपकी आपके काम के साथ लोगों का नुकसान हो सकता है। यानी कि जो आप काम कर रहे हो ऐसा काम है जिसमें लोग भरोसा करते हैं, और हो सकता है कि आप वहां पे उनके भरोसे को तोड़ दें। जस्ट एग्जाम्पल वैसे समझाने की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ऑडिट करना चाहते हो तो पाकिस्तान में कानून है, आप लिमिटेड लायबिलिटी के साथ ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा करते हैं। और अगर आपने लिमिटेड लायबिलिटी के साथ ऑडिट करना शुरू कर दिया, कल आपने रिपोर्टें बना बना के पैसे लेकर देना शुरू कर देंगे, और कल कोई किसी बेचारे लोग आपके रिपोर्ट को देखते हुए उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, कल उनका पैसा डूब जाएगा, आप कहेंगे ठीक है उस कंपनी पे केस कर लो, उस कंपनी का ही है ना, मैं तो ले रहा हूं। तो दिक्कत होगी यहाँ। तो कुछ जगहों पे कानून आपको लिमिटेड लायबिलिटी के साथ काम ही नहीं करने देता। अगर आप कंपनी बनाना भी चाहते हो तो कैसे बनाने बनानी पड़ेगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ। तो यानी कि ये जो कंपनियां हैं ये बाय लॉ, बाय मजबूरी बनाई जाती है। मोस्टली जो कंपनियां पाई जाती हैं यहाँ पे वो कौन सी हैं? वो लिमिटेड लायबिलिटी वाली ही हैं जो हमने पढ़नी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का कहीं नाम ही आया करेगा, बाकी हमने जो पढ़ना है वो सारे का सारा क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। ये तो रेयर कंपनियां हैं। हमारा दूसरा आ गया लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, जब लिमिटेड लायबिलिटी की बात होगी तो याद रखना लिमिटेड लायबिलिटी से मुराद दो तरह की कंपनियां हो सकती हैं। लायबिलिटी मेंबर्स की जो लायबिलिटी लिमिटेड है वो लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, और लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल भी हो सकती है। तो बेटा शेयर कैपिटल से ही हम शुरू करते हैं, जो कि हम पहले पढ़ के आ गए। यार हमने डिस्कस किया था कि अगर कुछ लोग कंपनी बनाते हैं, अगर कुछ लोग कंपनी बनाते हैं, अज्यूम करो इन्होंने शुरू में तय करना कि इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए। हमने वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, इन्होंने तय कर लिया इस कंपनी को पूरी जिंदगी में लाख चाहिए। फिर इन्होंने क्या किया होता था, इसके इसके 10-10 रुपए के 10,000 टुकड़े कर दिए थे मेरे बच्चों, अगर आपको याद। कानून कहता था ये करो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जब ये कंपनी बन गई, अब इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी शेयर कैपिटल के लिहाज से। मतलब अब इनमें से जो बंदा इस कंपनी के जितने शेयर्स लेगा उसकी लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है। अज्यूम कर लो मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने इसमें से 10,000 में से 4,000 शेयर ले लिए, और मिस्टर बी ने 6,000 शेयर ले लिए। अब मेरे बच्चे 40,000 के लिए 40,000 ये पे करेगा और 60,000 ये पे करेगा। जब इसने 40 पे कर दिया और इसने 60 पे कर दिया, कल कंपनी के सर पे जितनी मर्जी लायबिलिटीज हो, ये किसी लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि अब इनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। लेकिन अगर पार्टली पेड शेयर लिए होते तो जब तक वो रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं कर देंगे पार्टली पेड शेयर्स की, उस वक्त तक लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी। तो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल तो वही जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जहां पे जितने आप शेयर्स खरीदोगे वहां तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। और आज के दौर में तो शेयर इशू ही फुली पेड होते हैं, पहले पूरा पे करो उसके बाद आपको शेयर इशू होंगे। पार्शियल पेड वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, पुराने वक्तों में हुआ करता था। क्या रखोगे इस बात को कि लिमिटेड, ये जो लिमिटेड लायबिलिटी है ये दो तरीके से लिमिटेड हो सकती है। लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल भी हो सकती है, और लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल क्या है? वहां पे शेयर्स होते हैं इस तरह की कंपनी में, आप जितने शेयर्स खरीदेंगे आपकी लायबिलिटी मेंबर्स की वहां तक लिमिटेड होगी। उसके बाद कंपनी को चाहे जितने मर्जी पैसों की जरूरत हो आप उसके देनदार नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी कुछ पैसे दिए हैं शेयर्स के ऊपर, कुछ देने वाले रहते हैं, कंपनी जब चाहे वो पैसे मांग सकती है, जिंदगी में मांग सकती है और डूबते हुए भी मांग सकती है। याद रखोगे। अब ये तो मेरे अच्छे सादी सी बात है जो बचपन से, और जब कोई बंदा शेयर्स खरीदता है तो उसके शेयर खरीदने के बाद उस कंपनी के मेंबर्स का एक रजिस्टर होता है, डेफिनेटली उसके रजिस्टर के, उस मेंबर्स के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज कर लिया जाता है। तो ये भी एक निशानी होती है, समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है मेरे अच्छे, जरा आइएगा। एक ऐसी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल ना, अब ऐसी कंपनी देखो, अगर तो कोई कंपनी हो हैविंग शेयर कैपिटल, अगर तो हर कंपनी के मेंबर्स का रजिस्टर होता है मेरे अच्छे, ये तो मैं साथ में बना दूं, हर कंपनी के मेंबर्स का एक रजिस्टर तो होता है।
और इसमें नाम दर्ज करवाना होता है मेंबर्स के तौर पे। अज्यूम करो मेरे से ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें शेयर्स ही नहीं है। अगर शेयर्स ही नहीं है और ये मिस्टर ए और बी अगर इसको बनाकर इसके मेंबर बनना चाहते हैं, अगर तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो, उसमें तो सादी सी बात है, आप शेयर्स खरीदो और उसके मेंबर बन जाओ। लेकिन यहां पे तो शेयर्स ही नहीं है। अगर शेयर नहीं तो ये कैसे मेंबर बनेंगे? अब ये दिक्कत है। ये बिल्कुल वैसे मेंबर बनेंगे जैसे आप इंशाल्लाह यहां पे सीए कर रहे हो और आप आई कैप के मेंबर बनोगे। लफ्ज क्या बोला जाता है जब आप क्वालिफाई कर लोगे? अब आप आई कैप के मेंबर हो। यानी कि आई कैप भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है और उसके भी मेंबर्स होते हैं, लेकिन उसके मेंबर लोग शेयर खरीद के नहीं बनते। तो फिर कैसे बनते हैं? उसका एक प्रोसेस होता है। यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें शेयर्स ना हो, उसका आपने मेंबर बनना हो, तो उसका मेंबर कैसे बनेंगे आप? प्रोसेस फॉलो करेंगे। प्रोसेस क्या है यहाँ पे आई कैप में मेंबर बनने का? आपने स्टडी निकाली, आप पहले रजिस्टर्ड होंगे आई कैप में। रजिस्टर्ड होकर आप पेपर देंगे, पीआरसी कैप सी फैप एमएसए, उससे हैंड्स ऑन कोर्सेज, 3.5 साल की ट्रेनिंग। जब ये सारा कर लिया, अब आप आई कैप को अप्लाई करोगे, मैंने आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया है। फिर आई कैप अपने मेंबर्स का रजिस्टर निकालेगा और उसमें आपका नाम भी दर्ज कर लेगा। वेलकम सेरेमनी में आपको बुलाएगा, एक खूबसूरत सा सर्टिफिकेट देगा और कहेगा आज के बाद आप हमारे मेंबर हो। स्टूडेंट को मेंबर नहीं मानते वो, डेफिनेटली स्टूडेंट तो स्टूडेंट है। आई कैप का मालिक, यानी कि मेंबर कौन है? आई कैप का मालिक। और फैसले कौन करता है? आई कैप के मालिक। यानी कि मेंबर ही फैसले करते हैं उसके। ये मेंबर में से सिलेक्ट होती है कौन सा? जैसे मेंबर में से डायरेक्टर सिलेक्ट होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं। आई कैप को कौन चलाता है? मेंबर्स ही चलाते हैं कौंसल के तौर पे। और वो कहाँ से सिलेक्ट होते हैं? आप में से। जैसे अभी ये 19-20 को इलेक्शन आ रहे, 4 साल बाद होते हैं, तो इतने फ्रिक्वेंटली नहीं होते 8 साल वकीलों की तरह, 4 साल बाद होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप लोग इस तरह करके आई कैप के मालिक बनेंगे। हैं? धांधली? नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकती। यहाँ पे अल्लाह माफ करे, शायद यहाँ के मामलात का किसी हाफिज के पास कंट्रोल ही नहीं। यहाँ पे धांधली नहीं होती मेरे बच्चों। खैर वापस आओ। अब हमें ये तो समझ आ गई कि जो गारंटी लिमिटेड कंपनी होती है इसमें शेयर तो नहीं होते। तो फिर होता क्या है? इसमें एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे? उसके मेंबर बनते हैं। तो सर अगर शेयर नहीं होते तो फिर लोग, ये कंपनी चलती कैसे होगी? इसको पैसा कहां से इकट्ठा होता होगा? भाई वो भी अभी मैं बताता हूँ आपको। एक तो इसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है, बिल्कुल ऐसे। आई कैप को सामने रखो, आई कैप कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करता है। एक तो एनुअल सब्सक्रिप्शन लेता है, वो आपसे भी लेता है, मेंबर से भी लेता है। खाली एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं होती मेरे बच्चों, उसके अलावा उसके जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं वहां से भी पैसे कमाते हैं। ये एक्चुअली जो जो गारंटी लिमिटेड कंपनी होती है, ये होते हैं क्लब श्लब इस तरह के, जिम खाने, क्लब्स, इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये गारंटी लिमिटेड कंपनी के तौर पे बनाई जाती है। अब कहता है कि अगर ये उसका प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, जो भी है मेंबरशिप लेने का, उस प्रोसेस को फॉलो करो, आप उसके मेंबर बन जाओ। मेंबर बनने के बाद आपने एनुअल भी पे करनी है, जो भी वहाँ पे सहूलतें होती हैं। आप वहाँ पे जाते हो इन काबू खानों में या जिम खानों में जो भी हैं, और वहाँ पे उनके डिफरेंट तरह की और भी ऑफरिंग्स होती हैं, जैसे खाना शाना है, गोल्फ शॉल्फ है, ये है वो है, उसका भी आप कुछ पे करते हो, तो वहाँ से भी पैसे इकट्ठे करते हो। तो इस तरह करके और मेंबरशिप आगे सेल भी हो सकती है। वापस आओ। अगर गारंटी लिमिटेड में मेंबर बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और प्रोसेस फॉलो करते हुए नाम जाके कहां पे दर्ज कराना पड़ेगा? रजिस्टर्ड में। जब रजिस्टर्ड में नाम दर्ज हो गया तो अब ये निशानी है कि आप गारंटी लिमिटेड कंपनी के मेंबर। लेकिन मेरे बच्चे, अभी तक गारंटी का तो लफ्ज ही नहीं आया बीच में। वो गारंटी किधर से गई सर? वो क्या है मेरे बच्चे? जब हम किसी बंदे को इस कंपनी का मेंबर बना रहे हो, मिस्टर ए, उसने सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया कि सर आप मुझे बनाएं इस कंपनी का मेंबर। हमने कहा कि सर प्रोसेस में एक और चीज भी है कि आप, ये एक अंडरटेकिंग फॉर्म है, गारंटी फॉर्म है, इस गारंटी फॉर्म को फिल कर दे। कहता है इसमें क्या है? कहता है कि हमने सर असूल तय किया हुआ, मेमोरेंडम बनाते वक्त शुरू के अंदर ही हमने तय कर लिया कि कल जब ये कंपनी वांडिंगम में जाएगी, क्या बोला? अब ये लफ्ज याद रखना, कल जब ये कंपनी वांडिंगम में जाएगी, मतलब जब खत्म होगी, उससे पहले नहीं, जिंदगी में नहीं, कल जब ये कंपनी वांडिंगम में जाएगी, हो सकता है उस वक्त इस कंपनी के सर पे लाइबिलिटीज, और उसको लाइबिलिटीज को पे करने के लिए इसके एसेट कम पड़ रहे हैं। तो फिर आपने अपने घर से लाके इतनी अमाउंट, कोई भी हो सकती है, अज्यूम कर लो हम कहते हैं कि 1 लाख रुपए, आप ये गारंटी फॉर्म फिल कर दें, गारंटी बॉन्ड फिल कर दें, आप उस वक्त 1 लाख रुपए अपने घर से लाके हमें दो। इस अब ये क्या करेगा? जहां पे बाकी प्रोसेस फॉलो करेगा, उसका साथ एक गारंटी फॉर्म भी देगा। और ये गारंटी फॉर्म इस बात की दलील होगी कल जब ये कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, उससे पहले नहीं। अच्छा, ये कंपनी अपनी जिंदगी में पैसे नहीं मांग सकती, ये कब मांगेगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। और कितने मांगेगी? जितनी गारंटी दी है। अब इस बंदे की लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड होगी?
इस गारंटी की अमाउंट तक। कल कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, उसके सर पे अरबों की लायबिलिटी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है? जितनी हमने मेंबर बनते वक्त गारंटी दी थी उनको, अब हम गारंटी की अमाउंट लाके उनको दे देंगे। ये जिंदगी में नहीं मांगेगी, बार बार बता रहा हूं। ये कब मांगेगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब मेरे से आपने उसका प्रोसेस फॉलो कर लिया, गारंटी फॉर्म फिल करके दे दिया, और आपका मेंबर्स के रजिस्टर में आपका नाम दर्ज हो गया। अब इस बात की एविडेंस है कि आप उस कंपनी के मेंबर बन गए। याद रखोगे। और यहां पे लायबिलिटी किस लिहाज से लिमिटेड है? गारंटी की अमाउंट तक। और गारंटी की अमाउंट कब लाके जमा करवानी है आपने? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब वो कंपनी खत्म करने जा रहे होते हैं। जितनी मर्जी लायबिलिटी उसके सर पे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी लायबिलिटी महदूद है, लिमिटेड है, अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। याद रखोगे मेरे बच्चों, ये होती है गारंटी लिमिटेड कंपनी। तो शेयर कैपिटल में जितने शेयर खरीदे हो, वहां तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड। सारे पे कर दिए तो फर्दर कोई नहीं। अगर है तो फिर वो कंपनी वहां पे अगर आपने पार्शियल पेड शेयर खरीदे हो ना, कंपनी अपनी जिंदगी में जब मर्जी पैसे मांग सकती है, जब पुराने वक्तों में हुआ करता था। माइनिंग आपका वेट नहीं किया जाता। लेकिन गारंटी लिमिटेड में जो गारंटी आप जमा कराओगे शुरू के अंदर, सारे मेंबर मोस्टली सेम ही होती, तो वो गारंटी की अमाउंट कब ला के देनी है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। और क्या निशानी होती है ये बंदा उस कंपनी का मेंबर बन गया? जब सारा प्रोसेस फॉलो करके उस कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाए, तो आप उस कंपनी के मेंबर बन गए। क्या रखोगे? अब मेरे बच्चे, ये जो गारंटी लिमिटेड कंपनी होती है ना, बात बात इसमें शेयर्स भी होते हैं। इसमें गारंटी भी है और शेयर्स भी है, दोनों चीजें हैं। अब मिस्टर ए अज्यूम कर लो, एक ऐसी कंपनी में मेंबर बनने जा रहा है जिसमें शेयर्स भी हैं और गारंटी भी है। इसको कहते हैं गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। हो सकती है गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है, यानी कि जिसकी सिर्फ गारंटी हो जिसमें, और गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है। ये याद रखना है आप। अगर कोई गारंटी लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो, यानी कि गारंटी लिमिटेड कंपनी की मजीद दो टाइप होंगी, गारंटी लिमिटेड कंपनी खाली, और गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल, ये भी हो। अगर हैविंग शेयर कैपिटल, इसने क्या किया? इसने 100 शेयर खरीदे, 10 रुपए का एक शेयर, 1000 रुपया उसका बनता है। ये तो फॉरेन देना ना, मतलब एट द टाइम ऑफ जब आपने वो शेयर परचेज किए, ये तो वहीं पे आपने जमा करवाना। लेकिन गारंटी की आपने लाख रुपए की गारंटी भी दी है साथ, ये कब जमा करवानी है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग। तो गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो फिर सिर्फ गारंटी। अगर हैविंग शेयर कैपिटल तो फिर शेयर भी लेंगे और गारंटी भी, और शेयर की अमाउंट का पे कर देंगे एट द टाइम ऑफ मेंबरशिप। बिल्कुल याद रखोगे इस बात को। अब हमने सीख लिया कि गारंटी लिमिटेड दो तरह की होती है। एक तो हमें ये पता चल गया गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी कंपनी होती है जिसमें लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड हो? गारंटी के अमाउंट तक। और फिर मजीद ये गारंटी लिमिटेड दो तरह की हो सकती है, हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल में शेयर्स भी हैं और गारंटी भी है। शेयर्स आपने जब खरीदना है तभी पे कर देना है, और गारंटी आपने एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप पे करनी है। और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? गारंटी। अब बात आती है वापस, अच्छा ये कंपनी हमेशा पब्लिक होती है, ये कंपनी हमेशा पब्लिक होती है। गारंटी लिमिटेड कभी भी आप प्राइवेट कंपनी नहीं होती। क्या रखोगे इस बात को? गारंटी लिमिटेड हमेशा पब्लिक कंपनी के तौर पे बनाई जाती है। ये देखेंगे अभी ये क्यों होती है, क्योंकि इसमें मेंबर्स की तादाद हम लिमिट नहीं कर सकते 50 तक। अगर आई कैप गारंटी लिमिटेड कंपनी ऐसी होती, वो प्राइवेट होती, तो इसमें 50 से ज्यादा मेंबर बन ही नहीं सकते थे, जो कि अभी 10,000 प्लस मेंबर है मरने वालों के बाद भी। लेकिन इसमें जो मेंबरशिप और ट्रांसफर नहीं होते, वारसों होता है कि बात कर मेंबरशिप तो ऐसी हो तो उसके बुरसा को ट्रांसफर होगी, यहाँ पे बुरसा को ट्रांसफर नहीं होती। चार्टर्ड अकाउंट में बाप मर गया तो रौला खत्म। अब ये नहीं कि बेटा मेंबर बन जाएगा आई कैप, तो बेटा, तो ये ऐसी खूबसूरत मेंबरशिप है जबरदस्त किस्म, जो मेहनत की बेस पे, काबिलियत की बेस पे मिलती है आपको। फिर कि लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, ये जो कंपनियां मजीद दो तरह की होती है। हमारी क्लास कितने बजे तक है बोला? 45 तक, बथेरा टाइम। लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल मजीद दो तरह की होती है, ये प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। लेकिन गारंटी लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ पब्लिक होती है। ये छोटी छोटी बातें आगे सारे आपके काम आनी है मेरे बच्चों। कोई चीज फजूल नहीं बता रहा आपको, ये है कि फिलहाल हम अभी टाइम पास कर रहे हैं ना। लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल मजीद दो तरह की होंगी, या तो प्राइवेट कंपनी होगी या पब्लिक कंपनी होगी। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसका मतलब कभी प्राइवेट कंपनी लिखी आ रही तो आपके दिमाग में फौरन से आ जाएगा ये गारंटी लिमिटेड नहीं है। ये पक्की बात है, कौन सी होगी? हैविंग शेयर कैपिटल। तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे प्राइवेट कंपनी कौन सी होगी, पब्लिक कौन सी होगी। सबसे पहले देखते हैं पब्लिक कंपनी। आपने से टैक्स कौन कौन पढ़ रहा है? तो दो बच्चे, चलें फिर ज्यादा बात बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन टैक्स में भी है।
वहां पे हम पढ़ते हैं पहले प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी कौन सी है, वो कहता है ऐसी कंपनी जो पब्लिक ना हो टैक्स में। फिर हमें वहां पे पब्लिक कंपनी पढ़नी पड़ती है, उसी से पता चलता है प्राइवेट कौन सी है और पब्लिक कौन सी है। क्योंकि प्राइवेट की डेफिनेशन में टैक्स में सिर्फ ये लिखा हुआ है ऐसी कंपनी जो पब्लिक ना हो वो प्राइवेट होती है। तो फिर प्राइवेट पब्लिक पढ़नी पड़ती है जिससे हमें समझ आती है, वहां पे डिटेल में दी हुई है। पब्लिक प्राइवेट कंपनी की एक आधी लाइन दी हुई है। यहाँ पे मेरा चाहिए कहते हैं पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, कहते हैं पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ना हो, इतनी डेफिनेशन। पब्लिक कंपनी कौन सी है, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ना हो, उसको पब्लिक कहते हैं। इसका मतलब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ने के लिए हमें पढ़नी पड़ती है प्राइवेट कंपनी, फिर प्राइवेट से समझ आती है पब्लिक कौन सी होती है। अब प्राइवेट कंपनी ऐसी होगी जिसके ऊपर तीन तरह की पाबंदियां लगी, उसके आर्टिकल्स के अंदर जो उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं उसमें तीन तरह की पाबंदियां लगी होती है। एक रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, एक लिमिटेशन लगी होती है और एक प्रोहिबिशन होती है। तीन अल्फाज हैं, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन। ये तीन पाबंदियां हैं उसके अंदर प्राइवेट कंपनी के ऊपर। अब ये तो प्राइवेट कंपनी में तीन पाबंदियां मेरे बच्चों, अच्छा ये ऊपर आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, पहले इसको पढ़ लो। ये मेरा ख्याल एनिमेशन अभी सही नहीं लगाई हुई मैंने, ठीक है ये दोबारा अपडेट किए थे, वो चीजें तो मैंने ऐड कर दी किसी बच्चे की फरमाइश के ऊपर। उसे कहा कि सर ये मुझे शेयर कर दो। अच्छा पहले मैंने ये सारा कुछ इतना नहीं किया हुआ था, फिर मैंने वो सारा बना दिया। मैंने कहा कि अगर शेयर करा रहे हो, अगर आपने इसको लग रहा है कि आपके किसी काम की है तो फिर मैं थोड़ी सी और बेहतर बना दूँ, अदरवाइज तो किसी काम की नहीं। मेरे नजदीक ये कोई चीज़ों का फायदा नहीं होता, सब कुछ याद करना आपने किताब में दिया हो। बेहतर यही होता है जैसे लिखा है वैसे ही याद कर लो, है नहीं नोट्स बनाओ या ना करो ना, कर लो आपकी मर्जी है। प्रीव्यू रहता है स्केच बनाओ अपना। मेरे नज़दीक नहीं होता, मैं कभी ऐसे पढ़ा ही नहीं था। वैसे में अपनी अपनी अप्रोच होती है ना, मैं जैसे हूँ वैसे ही पढ़ता हूँ। लेकिन आप लोगों को लग रहा है अच्छी बात है तो फिर मैंने इसको इसीलिए कंप्लीट कर दी। मैंने कहा कि फिर आप कर लो, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आप को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। जो आपके फायदे का मैंने तो वो करना है ना। तो बेटा जरा देखिएगा, प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें तीन तरह के मामला हों, उसमें रिस्ट्रिक्शन होगी, प्रोहिबिशन होगी और लिमिटेशन होगी। अच्छा रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में थोड़ा सा फर्क मैंने कल परसों भी आपको बताया। यस सर। रिस्ट्रिक्शन हमने डिस्कस किया था, ऐसा काम होता है जो कर सकते हो लेकिन कुछ कंडीशंस पूरी करके। और प्रोहिबिशन तो वो कर ही नहीं सकते आप, वो हराम है। लिमिट वैसे कहते हैं एक महदूद एक लेवल, जैसे भी लाइबिलिटी लिमिट। प्राइवेट कंपनी में तीन मामला होते हैं। रिस्ट्रिक्शन किस चीज की होती है, इसमें शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, यानी कि मालिक अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी होती है। पहले वो रिक्वायरमेंट पूरी करो फिर। पब्लिक कंपनी में इसका मतलब शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। प्राइवेट कंपनी ऐसी जिसमें शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है। फिर इसमें लिमिटेशन होती है कि इसमें मेंबर्स की तादाद कभी 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसमें मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 50 मेंबर। फिर जब हम मेंबर काउंट करते हैं ना 50, इसमें इंप्लॉय काउंट नहीं करते उस कंपनी के, इंप्लॉय काउंट नहीं करने आपने, इसमें शेयर होल्डर काउंट करते हैं। और बाज का कुछ गरीब भी होते हैं, बाज का कुछ गरीब भी होते हैं जो मिलकर उस कंपनी का कुछ शेयर खरीद लेते हैं, उनको कहते हैं जॉइंट शेयर होल्डर। होता है ना कि आप हम सब लोग मिलकर वहां पे स्टॉक एक्सचेंज पे जाएं या कहीं पे जाएं और वहां पे जाके हम 500 शेयर खरीद लें, हम सब मिलकर खरीदे हैं। जैसे कोई प्लॉट होता है 20 लोग खरीदे हैं, इसी बिल्डिंग को मान लो कि इसके कोई 37 मालिक थे इस एक बिल्डिंग के, समझा रहा हूँ आपको, जेन्युइन है ये तो। इस तरह शेयर्स के भी कुछ लोग मिलकर शेयर खरीद सकते हैं। अगर एक कंपनी के शेयर्स कुछ लोगों ने मिलकर खरीदे होंगे, जब आपने मेंबर काउंट करने हैं ना उसके 50 मेंबर काउंट करने हैं, जिन्होंने मिलकर उस कंपनी के शेयर खरीदे होंगे, उन ज्वाइंट शेयर होल्डर्स को एक सिंगल काउंट किया करेंगे। दोबारा, प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें तीन तरह की चीजें होती हैं, एक रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन। रिस्ट्रिक्शन शेयर ट्रांसफर के ऊपर अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, वहां पे हो सकते हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करके फिर कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर नहीं हो। फिर प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की तादाद पे लिमिट लगी होती है कि 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। फिर जब मेंबर काउंट करने हैं तो कौन से काउंट करने हैं, ये कह लो कौन से काउंट नहीं करने, जो एम्प्लॉय हो वो काउंट नहीं करने, और जो ज्वाइंट शेयर होल्डर हो उनको सिंगल मेंबर के तौर पे काउंट करने, यानी कि 10 लोगों ने अगर शेयर खरीदे हो वो एक हो, यार को ज्वाइंट शेयर होल्डर नाम बोला जाएगा, ये मिलकर खरीदे हो। और एक इसमें प्रोहिबिशन होती है, ये कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती आए हमारे शेयर्स की, पब्लिक इनविटेशन मना है, पब्लिक को इनवाइट नहीं करना। प्राइवेटली लोगों के पास जाओ, तगड़े लोगों के पास जो आईटीबी के अंदर आप पढ़ के आए, प्राइवेट ऑफरिंग या प्राइवेट प्लेसमेंट, वो कर लो आप। यहाँ पे प्राइवेट ऑफरिंग होती है शेयर्स की, लेकिन पब्लिक को आप ये नहीं अखबारों में इश्तिहार दे दो आओ हमारे शेयर्स खरीद लो। भाई कहाँ पे लोगों को धोखा दे रहे हो, 50 से ज्यादा तो मेंबर नहीं हो सकते आपके, शर्म करो। आप दुनिया को बुला रहे हो कि आओ यहाँ पे आके ये वो देख लो। इवन धन वास्कत यहाँ पे वास्कत होता है ना, कोई नशेई वो शादी ब्याह कुछ रख लेता है वो इस तरह का, आम सदा दे देता आ जाओ जो मर्जी,
है, और 100 बंदे का बंदोबस्त किया हो, सारे रोल देता। तो ऐसे हम यही कहते हैं बेशर्मा नशैया, है ना, लोगों को बेचारों को इतनी इतनी दूर से है। आजकल वैसे ही आपको पता है कि जो हालात हैं, लोग भूख भाग के लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है यार, खाते हैं वहां पे, है? और बेचारों का किराया वैसे जलील करना लोगों को इस तरह के जो होते हैं ना मुफ्ते, उनको इस तरह से जलील किया जा सकता है बस, अल्लाह माफ करें। लेकिन भाई वो तो प्रॉपर बना रहा होता है ना, सदा दे देगा। प्रोहिबिशन है भाई, 50 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, पब्लिक को ना बुलाओ, ये कंपनी बुला ही नहीं सकती पब्लिक को। तो पब्लिक इनविटेशन मना है, ये कभी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आओ हमारे शेयर्स खरीद लो। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, प्रोहिबिशन है। रिस्ट्रिक्शन शेयर ट्रांसफर के ऊपर शेयर हो सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं हो सकते, तरीकाकार है। लिमिटेशन किस चीज की है? 50 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। प्रोहिबिशन किस चीज की है? पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकते। याद रखोगे? अब ये तीन चीजें हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब हमें पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन समझ आ जाएगी। ऐसी कंपनी जिसमें शेयर ट्रांसफर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, ऐसी कंपनी जिसमें मेंबर्स की तादाद की कोई लिमिट ना हो, ऐसी कंपनी जिसको पब्लिक को शेयर इनवाइट करने के ऊपर प्रोहिबिशन ना हो। अब मेरे बच्चे को पेपर में पूछता है, अक्सर सवाल आता है, कहता है कि एक प्राइवेट कंपनी उसको पब्लिक में कन्वर्ट करो, या एक पब्लिक कंपनी उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करो। जब वो कहेगा ना एक प्राइवेट कंपनी है उसको पब्लिक में कन्वर्ट करो, ये तीन रिस्ट्रिक्शन उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल, खासतौर पे आर्टिकल में लिखी होती है। हम कहेंगे ये तीन रिस्ट्रिक्शन जो उसके आर्टिकल में लिखी हुई है ना, कौन कौन सी? रिस्ट्रिक्शन शेयर ट्रांसफर की, लिमिटेशन मेंबर्स की, और प्रोहिबिशन पब्लिक ऑफर की, ये खत्म कर दें तो कंपनी क्या बनेगी? पब्लिक। अगर वो कहेगा पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करो, हम कहेंगे इसके आर्टिकल में जाएं और ये तीन पाबंदियां ऐड करें कि ये शेयर ट्रांसफर करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो, पब्लिक ऑफर करने, पब्लिक ऑफरिंग के पे प्रोहिबिशन लगा दो, और मेंबर्स की तादाद पे लिमिट लगा दो। तो पब्लिक कंपनी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइवेट में। तो जो मर्जी पूछ ले आपसे, इस तरह करके आपने उसको कन्वर्ट कर दें। फिलहाल हमारे लेवल पे यही है और यही हमने बताया। ध्यान रखोगे इस बात को? लोड अप। हमें ये तो पता चल गया कि प्राइवेट कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, प्राइवेट भी होती है, पब्लिक भी। और प्राइवेट कंपनी, आगे मेरे बच्चे याद रखिएगा कि मजीद दो तरह की होती है। प्राइवेट कंपनी मजीद दो तरह की होगी, एक होगी सिंगल मेंबर कंपनी, एक होगी अदर देन सिंगल। अच्छा, ये जो चीजें हमने पढ़ी हैं, ये पढ़ी हैं अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी का एक ही है तो उसमें मेंबर एक होता है बस। और ये प्राइवेट कंपनी में ही एक मेंबर हो सकता है, पब्लिक कंपनी का मेंबर कभी एक नहीं होता। तो प्राइवेट कंपनी की दो टाइप्स होती हैं, या तो सिंगल मेंबर कंपनी होगी, या अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी होगी। अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी जिसमें ये तीन कंडीशन पूरी होगी। सिंगल मेंबर होता है ये टोटल। हाँ, तो वो सब एक फीचर मालक एक ही है, क्या अपने रूल्स एंड रेगुलेशन रहता हो, यहाँ पे हमारे कंपनी लॉ में नहीं है। याद रखोगे इस बात को? बस ये याद रखना कि प्राइवेट कंपनी की एक टाइप है जिसमें एक बंदा मालिक होता है। थोड़ी सी बातें हैं आगे कि अगर एक मर जाए तो फिर क्या होगा, इस तरह की चीजें हम पढ़ेंगे आगे जाके। याद रखोगे इस बात को? प्राइवेट कंपनी दो तरह की होती है, सिंगल मेंबर वाली भी होती है, अदर देन सिंगल मेंबर। और पब्लिक कंपनी मजीद दो तरह की होती है, ये लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी। और लिस्टेड कंपनी मेरे बच्चे ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हो, उसको हम कहते हैं ये क्या है? ये लिस्टेड है। और जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड ना हो सकते हो, उसको कहेंगे ये क्या? अनलिस्टेड है। और स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज क्या है? वो शेयर्स की मंडी है, जैसा गल्ला मंडी, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, इसी तरह शेयर्स की मंडी। लेकिन उस गल्ला मंडी, सब्जी मंडी में हर रेडी वाला जाके अपनी रेडी खड़ी करके नहीं बेच सकता वहां। अगर फ्रूट मंडी है तो हर रेडी वाला वहीं पे जाके बेच ले ना ना, पहले आपको क्या करना पड़ता है? वहां पे मेंबर बनना पड़ता है उस मंडी का। हाँ बिल्कुल। तो फिर आप वहां पे रख के अपनी चीजें बेचो। तो ऐसी कंपनी जो अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे रख के बेच सकती है, उसको कहना है ये लिस्टेड कंपनी, वो मंडी है जो अपनी शेयर्स को वहां पे रजिस्टर्ड करवा लेंगे कि सर ये शेयर मैं भी यहाँ पे रख के बेचना चाहता हूँ, खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, फिर लोग भी यहाँ पे खरीदो फरोख्त करें आगे जो हमसे खरीद लें। तो ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हो, लिस्टेड। ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड ना हो रहे हो तो अनलिस्टेड। अब मेरे बच्चे आपके सामने तकरीबन जो कंपनी जो हमने पढ़नी है फिलहाल, वो सारी चीजें कंप्लीट होगी। हमने कहा कि दो तरह की कंपनी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली भी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली भी होती है। अनलिमिटेड वाली कंपनियां तो वैसे ही रेयर होती हैं, लिमिटेड वाली आगे हमारी डिस्कशन का हिस्सा बनी। लिमिटेड फिर हमने मजीद डिस्कस किया कि दो तरह से लिमिटेड लायबिलिटी होती है, गारंटी से भी हो सकती है और शेयर कैपिटल से भी। हमने कहा कि गारंटी वाली कंपनी जहां पे जब आप उसके मेंबर बनते हो, उसका प्रोसेस फॉलो करके उसके मेंबर के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाते हैं, आप उसके मेंबर बन जाते हैं। तो और वो गारंटी वाली अमाउंट जब आप मेंबर बनते हो तो जहाँ पे प्रोसेस फॉलो करते हो, साथ गारंटी फॉर्म भी देते हैं। और गारंटी की अमाउंट वो कब मांग सकती है कंपनी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो, गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल, फिर शेयर्स भी हैं और गारंटी भी,
शेयर्स की अमाउंट तो फौरन पे कर दोगे, गारंटी कब जमा कराओगे? एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग आउट। फिर हमने कहा कि लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल वाली कंपनियां दो तरह की होती है, प्राइवेट या पब्लिक, क्योंकि गारंटी लिमिटेड हमेशा क्या होती है, ये हमेशा पब्लिक होती है, इसमें कभी परेशानी होना, ये हमेशा पब्लिक। लेकिन लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल ये प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। प्राइवेट का जब हमने डिस्कस किया, प्राइवेट कंपनी भी मजीद दो तरह की होती है, सिंगल मेंबर या अदर देन सिंगल मेंबर। अब प्राइवेट कंपनी हम कहते हैं जो अदर देन सिंगल मेंबर, ऐसी कंपनी जिसमें तीन तरह की पाबंदियां लगी, शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, मेंबर्स के ऊपर लिमिट, और पब्लिक ऑफरिंग के ऊपर प्रोहिबिशन। फिर हमने डिस्कस किया कि एसएमसी जिसमें एक मेंबर हो बस। पब्लिक कंपनी मजीद दो तरह की होती, एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं, और ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो सकते। यानी कि सिर्फ पब्लिक कंपनी ही स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके लिस्ट हो सकती है। प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहे तो पहले उसको पब्लिक में कन्वर्ट होना होगा, फिर जाके स्टॉक एक्सचेंज पे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखोगे इस बात? लो बेटा, अब फॉरेन कंपनी तो लैदा थी, वहां पे उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए मैंने लैदा रखी है उसको। अभी हम डिस्कस करके आए थे एक ऐसी कंपनी जो किसी और मुल्क में इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम कर रही है। देखो, दुनिया में लाखों कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन हमें हर कंपनी के बारे में ये नहीं यहाँ पे बैठ के करना चाहिए वो फलानी फॉरेन कंपनी, गोली मारो उसको, वो कर रही है दुनिया के किसी कोने में बन के काम, तो करने दो। हाँ, अगर उसका पाकिस्तान से भी कोई ताल्लुक हो, अब उस कंपनी का कोई नाम रखो। अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट ना हुई हो, दुनिया के किसी और कोने में इनकॉर्पोरेट हुई हो, लेकिन वो पाकिस्तान में कोई कारोबारी एक्टिविटी कर रही ही हो, तो फिर हम उसका कोई नाम रखें, उसको कहते हैं ये फॉरेन कंपनी है। याद रखो, जैसे कोई बाहर का दुनिया में बेतहाशा लोग हैं, यहाँ पे बैठ के दुनिया को कहते कहते रहो फॉरेनर फॉरेनर, इट्स ओके, लेकिन मेन तो वो है कि जब वो पाकिस्तान में आए, यार ये कौन है, ये फॉरेनर है, फिर तो समझ आती है। खैर, कहते हैं कि फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी जो किसी और मुल्क में इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में या तो खुद कारोबार कर रही हो, या वो बजाय खुद कारोबार करने के उसने अपना कोई एजेंट बैठाया हो यहाँ पे, या वो खुद कारोबार करने के बजाय या एजेंट बैठाने के बजाय उसने अपना कोई वैसे ही एक यहाँ पे कोई ऑफिस ऑफिस खुद बना रखा हो, लाइजन ऑफिस, ऑनलाइन या फिजिकल। ऐसी कंपनी को कहते हैं, कई कंपनियां वो पाकिस्तान में है नहीं लेकिन कारोबार हो रहे हैं, दराज शराज, अमेजोन शमेजोन जो भी है। तो ये क्या है, ये कि दुनिया पता नहीं कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन पाकिस्तान में काम कर रही है। तो हमारे नजदीक ये क्या है, फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी आर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। सबसे पहले निशानी क्या है, ये पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई। और अगली बात फिर आगे, विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस आर लाइजन ऑफिस इन पाकिस्तान। लेकिन उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो, यहाँ पे कोई जगह बना रखी है उसने कारोबार करने के लिए, या कोई उसका कम से कम राब्ता ऑफिस हो जो उसके मेन हेड ऑफिस से राब्ता रखता हो। कोई ना कोई ऑफिस बात कर होता है ना, कोई कंपनी वो है ही, जैसे इन ड्राइव वाले हैं, यहाँ पे उनको अपना कोई प्लेस ऑफ बिजनेस पूरी प्रॉपर लेकिन सिर्फ एक राब्ता ऑफिस बना लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा है ही उनका काम सारा ऑनलाइन। लेकिन यहाँ पे कोई मसले मसाइल में बात करते हैं उनको, जैसे फेसबुक है, अगर उसके जरिए कोई करना चाहे तो हो सकता है वो यहाँ पे कोई अपना राब्ता ऑफिस बना ले, कोई लाइजन ऑफिस जैसे उन्होंने दुबई में बना रखा है। लेकिन मेरे बच्चे, इस तरह कोई भी कंपनी जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो पाकिस्तान में, या तो उसका कोई कारोबारी जगह हो या उसका कोई उसने राब्ता ऑफिस बना रखा है लोगों से इन पाकिस्तान, वेदर बाय इटसेल्फ, खुद ये इस तरह का काम करते हो या अपने एजेंट के जरिए फिजिकली करते हो या ऑनलाइन करते हैं। तो कारोबार प्लेस ऑफ बिजनेस हो या लाइजन ऑफिस हो, खुद का हो या अपने एजेंट को कहो कि चल वहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस बना, चल वहां पे लाइजन ऑफिस खोल, या कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। या हो सकता है कारोबार करने का कोई और नया तरीका ना इजाद कर दिया, हो सकता है कई तरीके से कारोबार करने, कभी इलेक्ट्रॉनिक सोचा नहीं था लोगों ने कि इलेक्ट्रॉनिक भी कारोबार हो सकता है, अब हो रहे हैं, सारी दुनिया ऑनलाइन चली गई। तो अब वो सोच रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक भी ऊपर रख दिया, फिजिकल भी रख दिया, ये ना कोई तीसरा तरीका इजाद कर लें। तो कानून बार बार चेंज थोड़ी होते हैं, तो हम पहले ही लिख देते हैं अगर कोई बंदा किसी भी तरीके से पाकिस्तान में कोई बिजनेस एक्टिविटी करेगा, हमारे नजदीक वो क्या है, वो फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी मीन्स क्या है, ऐसी कंपनी जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो लेकिन उसकी पाकिस्तान में प्लेस ऑफ बिजनेस हो या कोई लाइजन ऑफिस हो, खुद का हो या अपने एजेंट के जरिए हो, या ये और दूसरा फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, या किसी और तरीके से पाकिस्तान में कारोबार करने हो, तो वो कंपनी पाकिस्तान में फॉरेन कंपनी कहलाए। याद रखोगे इस बात को। अब मेरे बच्चे, अगली चीज है वो आपने पढ़ के आनी है, रीड हम परसों करेंगे, कल करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो आपने पढ़ के आनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हमने पढ़ ली है, सिर्फ आपने क्या करना है, इसको पढ़ के आना, रीड करके आइएगा। ये कुछ मैं होमवर्क देने लगा हूँ अभी आपको। लिमिटेड बाय गारंटी हमने पढ़ ली है, आपने रीड करके आनी है, वो सारी चीजें देखना जो हमने पढ़ी हैं क्या इसके अंदर आपको मिल रही हैं। अनलिमिटेड कंपनी हमने पढ़ ली है,
ऐसी कंपनी जिसमें लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है, और ये रेयर होती है। ये मजबूरी में बनाई जाती है, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ काम ही ना करने दे। उसके बाद फिर हमने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ी। प्राइवेट भी हो सकती है शेयर कैपिटल वाली, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। गारंटी लिमिटेड पब्लिक की होती है खाली। सिंगल मेंबर कंपनी, फिर हमने प्राइवेट कंपनी के आगे वो टाइप्स बता रहा है पहले। प्राइवेट कंपनी की दो तरह की टाइप्स थी, सिंगल मेंबर और अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। और अदर देन सिंगल मेंबर कौन सी है? जिसमें तीन तरह की पाबंदियां लगी हैं। उसके बाद पब्लिक कंपनी क्या है? जो प्राइवेट ना, जो प्राइवेट ना, यही है बस इतना है, जो प्राइवेट ना। और फिर पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, हाँ, जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती है, और अनलिस्टेड भी हो सकती है। हाँ, तो जो स्टॉक एक्सचेंज पे जिसके शेयर ट्रेड ना होते हैं, यहाँ तक ये पब्लिक सेक्टर का बताऊंगा आप। वैसे ये भी आसान सी है, लेकिन पूरा टाइम हो गया। तो यहाँ तक मेरे बच्चों, अब आपका होमवर्क है, सिर्फ आपने पढ़ के आना है और समझने की कोशिश करनी है। कल हम आते ही पहले इसको रीड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल हो तो कर लो। टेस्ट जब जैसे चैप्टर खत्म होगा साथ ही शुरू हो जाएंगे। उसके बारे में बार बार परेशान ना होना, और फिर डेली टेस्ट हुआ करेंगे। फिर कोई दिन बीच में वक्फा नहीं आएगा, क्योंकि उससे टेस्ट कवर ही नहीं होगा।